हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 53। गुड्डू बस से चकिया के लिए निकल गया, जो कि चंदौली से बस आधा घंटे की दूरी पर थी। लवली ने उसे मनोज का नंबर और उसके घर का पता दिया, इसलिए गुड्डू बस स्टैंड उतरा और मनोज के घर की तरफ बढ़ गया। अंधेरा था, फिर भी गुड्डू ने अपना मुंह गमछे से ढक रखा था, जिससे गांव में कोई उसे लवली समझकर रोक न ले। मनोज के घर का पता पूछते पाछते गुड्डू मनोज के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद मनोज ने दरवाजा खोला तो सामने गमछे से मुंह ढके आदमी को देखकर कहा, का भैया, कौन हो तुम और का काम है? गुड्डू ने गमछा हटाया। सामने खड़े गुड्डू को लवली समझकर मनोज ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं लवली भैया? पूरे गांव में मंगेशवा ने अपने आदमियों को बिठा रखा है, उन लोगों ने आपको देखा तो नहीं? जे शायद हमको लवली समझ रहा है, गुड्डू ने मन ही मन कहा और मनोज को देखकर ना में गर्दन हिला दी। मनोज गुड्डू को लवली समझकर उसके पास आया और कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था लवली भैया, आप ना ही जानते आपकी जान को कितना खतरा है। हम यहाँ बिंदिया के लिए आए हैं मनोज, और उसे लेकर ही वापस जाएंगे, गुड्डू ने विश्वास से भरकर कहा। कौन बिंदिया की बात कर रहे हैं आप लवली भैया? अरे वो बिंदिया जौन आपके प्यार को भूलकर खुशी खुशी किसी और से शादी करने जा रही है, मनोज ने गुस्से से कहा। जे तुम क्या कह रहे हो मनोज? गुड्डू ने हैरानी से कहा। हमऊ सच कह रहे हैं भैया, आज ही देखे रहे हमऊ कैसे खुशी खुशी किसी और के नाम की मेहंदी लगवा रही थी बिंदिया भाभी, सबके बीच बैठकर हंस रही थी, बतियाई रही थी। ओका देखकर तो लग रहा था जैसे उस शादी से बहुत ही खुश है भैया, मनोज ने कहा। नहीं मनोज, तुमको जरूर कोनो गलतफहमी हुई है, बिंदिया ऐसा नहीं कर सकती, गुड्डू ने कहा। अरे आपकी सर की कसम भैया, हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं, ओका कोनो फर्क नहीं पड़ रहा भैया, वो ललनवा के साले के लड़के से शादी करने को तैयार है, मनोज ने कहा। का लल्लन का रिश्तेदार? गुड्डू ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्योंकि आखिरी बार वह लल्लन से रामनगर की पहाड़ी पर मिला था और उसके बाद लल्लन और मंगेश दोनों को पुलिस ले गई थी। हाँ भैया, लल्लन के साली का लड़का, वही लल्लन जो बिंदिया के बापू का जिगरी दोस्त है। बिंदिया भाभी ने जो शादी के लिए हाँ कहकर आपको धोखा दिया है भैया, हम तो जानकर ही खून खोल रहा है, मनोज ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ मनोज, सच का है, जो जानने के लिए हमें बिंदिया से मिलना ही पड़ेगा, गुड्डू ने कहा। नहीं भैया, हम आपको हुआ नहीं जाने देंगे, आपका हुआ जाना खतरे से खाली नहीं है, मनोज ने कहा। हमें कुछ नहीं होगा मनोज, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, कैसे भी करके बिंदिया को घर के पीछे ले आओ, एक बार हम उससे बात कर ले के बाद ही कुछ फैसला कर पाए हैं, गुड्डू ने कहा। लेकिन भैया, मनोज ने कहा। वह आगे कुछ कहता, इससे पहले गुड्डू ने उसकी बात काट कर कहा, मनोज हम पर भरोसा रखो, हम यहाँ सब ठीक करने आए हैं। अगर बिंदिया ने अपने मुंह से जे कह दिया कि उस जे शादी के लिए राजी नहीं है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। गुड्डू की बात सुनकर मनोज सोच में पड़ गया और कहा, ठीक है भैया, अभी तो के घर में सब मेहमान जमा है, थोड़ी देर बाद संगीत और नाच गाना शुरू होगा, तब सब में व्यस्त हो जाई है, तब हम बिंदिया को लेकर आ जाएंगे, आप मिल लेना, लेकिन तब तक आप बाहर नहीं निकलना। ठीक है मनोज, लेकिन, गुड्डू ने कहा। का भैया? मनोज ने कहा। इतनी दूर से सफर करके आए हैं तो हमको बहुत ही प्यास लगी है और भूख भी, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। अरे माफ करना भैया, हम अभी आपके लिए कुछ खाने को ले आते हैं, कहकर मनोज वहां से चला गया और गुड्डू ने राहत की सांस ली और खुद में ही बड़बड़ाया, जे तो गड़बड़ हो गई, लवली भैया हमें यहाँ बिंदिया भाभी को उठाने के लिए भेजे रहे और बिंदिया भाभी किसी और से शादी करने जा रही है। ये बात अगर लवली को पता चली तो का गुजरी है ओपे। नहीं, हम पहले बिंदिया भाभी से मिलेंगे, ओके बाद ही लवली भैया से बात करेंगे। मिश्रा जी का घर कानपुर। लवली को सजा देकर मिश्रा जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लवली भी गुड्डू और गोलू की तरह गलत चीजों में फंसे। शाम की पूजा के बाद मिश्रा इन शगुन के साथ मिलकर किचन में खाना बनाने लगी। बुआ और फूफा हॉल में बैठे थे। घर में उन दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे में ही उकता गए। बुआ तो टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देखकर अपना मन बहला रही थी, लेकिन फूफा के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वे उठे
और घर के बाहर चले आए। मोहल्ले के आते जाते लोग फूफा को देखकर नमस्ते करते और आगे बढ़ जाते। आखिर फूफा थे तो इस घर के दामाद ही ना। अरे आदर्श बाबू, आप कब आए? घर के चबूतरे पर खड़े रोशनी के पिताजी ने कहा। मुसीबत बताकर थोड़ी आती है। घर के दरवाजे पर खड़े मिश्रा जी ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। आदर्श फूफा ने सुना तो पलटे और बोले, तो आपका हमें मुसीबत कह रहे हैं? नहीं, हम तो फोन पर बात कर रहे हैं। कहते हुए मिश्रा जी ने अपना फोन कान से लगाया और वहां से चले गए। ये देखकर आदर्श बाबू का मुंह बन गया और वे बड़बड़ाए, साला एक जे ही घर में इज्जत नहीं है हमारी, बाकी पूरा कानपुर हमें सलाम करत रहे। अरे का आदर्श बाबू, कहाँ खो गए? लगता है मिश्रा जी से अनबन चल रही है आपकी। रोशनी के पिताजी ने आदर्श फूफा को छेड़कर कहा। हमारी अनबन चल रही है कि ना ही हम तुमको काहे बताए? तुम सरपंच लगे हो, जाके चुपचाप अपना काम करो। आदर्श फूफा ने उखड़े स्वर में कहा और अंदर चले गए। रोशनी के पिताजी ने फूफा को एक नजर देखा और कहा, ये साले सब फूफाओं का यही प्रॉब्लम है। भक। आदर्श फूफा मन बहलाने के लिए घर से बाहर गए थे और उखड़े मूड के साथ वापस अंदर चले आए। वे आकर सीढ़ियों पर बैठ गए और मिश्रा जी की तरफ देखकर बोले, जे घर में तो हमें कबो इज्जत नहीं मिली, अब ससुरे बाहर वाले भी हमको बेइज्जत करने लगे हैं। मिश्रा जी हाथों में धूप बत्ती लिए घर में चक्कर लगा रहे थे। कुछ देर बाद आदर्श फूफा के सामने से गुजरते हुए कहा, हरकतों में सुधार नहीं और धूला मांगे पेप्सी कोला। जेका कहावत हुई? आदर्श फूफा ने चिढ़कर कहा। मिश्रा जी ने सामने से आते मिश्राइन को धूप बत्ती थमाई और अंदर आकर मंदिर में लगाने को कहा। मिश्राइन वहां से चली गई तो मिश्रा जी अपने तख्ते पर आकर बैठे और कहा, कहावत नहीं सच्चाई है आदर्श बाबू, जब तक आप अपनी आदतें सुधार नहीं लेते मान सम्मान कैसे मिली है तो का? ए मिश्रा जी, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। अरे कबो जौनपुर में आकर देखो का इज्जत और मान सम्मान है अमाओ। फूफा ने बिदक कर कहा। हाँ तो फिर जौनपुर काहे नहीं जाते, यहाँ काहे पड़े हैं? मिश्रा जी ने कहा। पड़े हैं से क्या मतलब है आपका? अरे जे हमारी धर्म पत्नी का मायका है और हम उनके घर वाले हैं, हम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। अब का आपसे परमिशन लेकर आना पड़े हमें? आदर्श फूफा ने मिश्रा जी के सामने आकर कहा। मिश्रा जी समझ गए कि आदर्श फूफा का अकेले टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए वे जानबूझकर बहस कर रहे हैं। मिश्रा जी ने आदर्श फूफा के अरमानों पर पानी फेर कर कहा, अरे आदर्श बाबू, आप तो खामखा गर्म हो गए, कुछ ठंडा मंगवाए दें आपके लिए? ए वेदी बिटिया, जरा 2 गिलास ठंडा पेप्सी कोला तो ले आओ बिटिया। आदर्श फूफा ने सुना तो हैरानी से मिश्रा जी को देखने लगा। मिश्रा जी एकदम से उन पर इतना प्यार क्यों दिखाने लगे? दाल में जरूर कुछ काला है सोचकर फूफा ने कहा, नहीं, हम पेप्सी कोला नहीं पीते। अरे काहे, हम मंगवाए हैं, 1 गिलास तो पीना ही पड़ेगा। लो बिटिया भी ले आई, आओ बिटिया 1 गिलास फूफा को दो। मिश्रा जी ने वेदी से कहा तो वेदी ने पेप्सी से भरा गिलास फूफा की तरफ बढ़ा दिया। गिलास में भरी पेप्सी और मिश्रा जी की मंद मंद मुस्कान देखकर फूफा को डाउट होने लगा। कहीं लवली ने जैसे खाने में दवा मिलाई थी वैसे ही मिश्रा जी ने कहीं पेप्सी में तो कुछ नहीं मिलाया। ये सोचकर फूफा ने कहा, हम सब समझते हैं मिश्रा जी। क्या समझते हैं आप? मिश्रा जी ने कहा, जे ही की पेप्सी में जरूर कुछ गड़बड़ है। सुबह उस साला लवली जैसे खाने में दवा मिलाई रहा, आपका कोनो भरोसा नहीं, का पता जे मैं जहर मिलाई दो। आदर्श फूफा ने कहा, आप पर तो जहर भी असर नहीं करेगा फूफा। वेदी ने दबे स्वर में कहा तो मिश्रा जी ने वेदी की तरफ देखा। वेदी समझ गई, इसलिए दूसरा गिलास मिश्रा जी को थमाकर वहां से चली गई। वेदी के जाने के बाद मिश्रा जी ने जैसे ही पीने के लिए गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया, आदर्श फूफा ने कहा, रुको। मिश्रा जी रुक गए तो आदर्श फूफा ने अपना गिलास उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, हमको अब जे घर के लोगों पर भरोसा नहीं रहा है, आप वाला गिलास हमें दो और आप जे पियो। मिश्रा जी ने सुना तो अफसोस में अपना सर झटका और अपना गिलास आदर्श फूफा की तरफ बढ़ा दिया। फूफा ने अपना गिलास मिश्रा जी को दे दिया तो मिश्रा जी पेप्सी पीने लगे और ये देखकर आदर्श फूफा मन ही मन बोले, अगर जे पेप्सी में कुछ मिला भी होगा तो ओ का असर होगा मिश्रा पर। देखा हमारे दिमाग का कमाल। फूफा मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देखकर मिश्रा जी ने बुरा सा मुंह बनाया और अपना गला पकड़ लिया जैसे उस पेप्सी में कुछ मिला हो। ये देखकर फूफा हैरान रह गए और मिश्रा जी को देखने लगे तो मिश्रा जी अगले ही पल नॉर्मल हुए और कहा,
कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ये शक करने की बीमारी कब जाएगी आपकी। घूमते घामते बुआ वहां आ पहुंची। उन्होंने फूफा के हाथ में पेप्सी से भरा ग्लास देखा तो कहा, यहाँ क्या हो रहा है? आपको हम पर भरोसा नहीं है ना, तुझे राजकुमारी को पिलाकर देख लो। आप दामाद है पर ये तो हमारी बहन है, मिश्रा जी ने उठते हुए कहा और वहां से चले गए। आदर्श फूफा सोच में पड़ गए और फिर ग्लास बुआ की तरफ बढ़ाकर कहा, एक कोमलिया की अम्मा, जरा पीकर तो बताना। राजकुमारी बुआ ने ग्लास लिया और एक सांस में गट 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 पूरी पेप्सी पी गई। फूफा ने मुंह फाड़े हुए बुआ को देखता रहा। बुआ ने डकार ली और फूफा की तरफ देखकर कहा, बहुत ही बढ़िया थी, बस ठंडा थोड़ा कम थी। फूफा ने बुआ को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, काकाल में पैदा हुई थी का? अरे हम सिर्फ चखने के लिए दिए रहे, तुम तो पूरा पी गई। बुआ ने सुना तो झेपते हुए फूफा की तरफ देखा। तभी दरवाजे पर खड़े लड़के ने आवाज लगाई, आनंद मिश्रा का घर जई है का? फूफा ने बुआ को अंदर जाने का इशारा किया और खुद लड़के के पास चले आए और कहा, हाँ जई है, बोलो का काम है? ये एक तो लिफाफा है, ये देना था। लड़के ने आदर्श फूफा को लिफाफा देकर कहा, जे किसने भेजा है? आदर्श फूफा ने लिफाफे को उलट पलट कर देखते हुए कहा, जिस पर कोई नाम पता नहीं था। ये चकिया से आया है, यहाँ देने को कहा था। हम चलते हैं, हमारी बस निकलने वाली है, लड़के ने कहा और वहां से चला गया। आदर्श फूफा ने जैसे ही चकिया का नाम सुना, उनके होठों पर मुस्कान फैल गई और उन्होंने लिफाफे को देखकर कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों, क्या गुड्डू बताएगा मनोज को अपना सच या उसके सामने रहेगा लवली बनकर? क्या गुड्डू को अपने सामने देखकर बिंदिया बदल देगी अपना फैसला? चकिया से आए लिफाफे को लेकर क्या आदर्श फूफा करने वाले हैं लवली और मिश्रा जी को ब्लैकमेल? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी को आगे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।